आज का हमारा टॉपिक है आयुष चिकित्सा पद्धति। क्या होती है आयुष चिकित्सा पद्धति, इनके बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो उसकी परिभाषा की होता क्या है आयुष चिकित्सा पद्धति। तो आप समझ ही रहे हो, इलाज करने का तरीका। और ये कौन सा बता रहे हैं, आयुष। तो पहले आयुष शब्द को समझते हैं कि आयुष शब्द है क्या। तो इसकी जो परिभाषा दी गई है कि पारंपरिक और गैर एलोपैथिक स्वास्थ्य परिचर्चा। गैर एलोपैथिक मतलब जो अंग्रेजी दवाइयों के अतिरिक्त, जो हमारी जो प्रचलित पद्धति, जो डॉक्टर है जिसमें एमबीबीएस होता है, वो एलोपैथिक पद्धति कहलाती है, उसको अंग्रेजी दवाई पद्धति कहते हैं। तो देखो, उनके अतिरिक्त, उस पद्धति के अतिरिक्त कौन सी, पारंपरिक, जो एक परंपरा के ट्रेडिशन के तौर पे जो लंबे समय तक आपके समाज या संस्कृति में जो चिकित्सा पद्धति चलती है, उसी को हम आयुष चिकित्सा कह रहे हैं। पारंपरिक एवं गैर एलोपैथिक स्वास्थ्य परिचर्चा और उपचार पद्धति, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी ये सब शामिल है, उसको आयुष कह रहे हैं। अब देखो, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जैसे ही आप कहते हो कि गैर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं उनको हम आयुष कह रहे हैं, मतलब अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के अतिरिक्त। तो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के अतिरिक्त तो बहुत सारी पद्धतियां हैं जो एक परंपरा के रूप में प्रचलित होती है, जैसे कि एक्वापंचर चिकित्सा पद्धति है, और भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हैं। लेकिन हम आयुष के अंतर्गत अभी केवल और केवल आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, उसके नाम में ही लिखा है AYUSH, आयुष। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसको ही हम अभी आयुष मानेंगे। बाकी जो चिकित्सा पद्धति और भी हैं जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति का अतिरिक्त है, लेकिन उनको हम आयुष की श्रेणी में भी शामिल नहीं कर रहे हैं। अभी केवल इतनी है, 100 बार एक और है, अभी केवल इतनी ही चिकित्सा पद्धतियां हमको समझना है। इन्हीं को हम सामूहिक रूप से एक नाम इकट्ठा किया, मतलब इनका सामूहिक रूप किया, उसी को हम कह रहे हैं आयुष। तो इन्हीं आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में हमको जानना है, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि ये आयुष चिकित्सा पद्धति क्यों हम इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं, जिसके कारण सरकार भी बहुत जोर शोर से आयुष चिकित्सा पर जोर दे रही। सरकार ने अलग से एक मंत्रालय बना दिया है, आयुष मंत्रालय। तो देखते हैं उसका महत्व क्या है। महत्व से ही आपको उसकी जो उपयोगिता है वो समझ आएगी। देखो, पहली बात तो क्या है, ये प्राकृतिक चिकित्सा के अनुरूप है। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब क्या है, प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है उसको बनाए रख रही है। भाई, जैसे योग कर रहे हो आप, प्राकृतिक चिकित्सा है हमारी, आयुर्वेद है, ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई चिकित्सा करती है, इसलिए क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुरूप है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रखती, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर, योग है ना आपका, मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य पर जोर देती है, तो आपका सर्वांगीण विकास कर रही है। स्वदेशी एवं घरेलू उपचार संभव है। हमारी घरेलू पद्धतियां हैं, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, ये सब हमारी घरेलू पद्धतियां हैं, इनको हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, तो हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भाई, योग करोगे तो क्या साइड इफेक्ट होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा, जब हम ये हमारी सांस्कृतिक ज्ञान है उसको बढ़ा रही है, क्योंकि ये तो हजारों सालों से चल रहे हैं आयुर्वेदिक योग, उसी को ये आगे बढ़ा रही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनाती है। भाई, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में हमको क्या है, पश्चिम की दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, वो दवाएं बहुत महंगी होती है, वहां पर पेटेंट का लफड़ा है कि पेटेंट कराओ, उसका पैसा देना पड़ता है, हम जेनरिक दवाई बना नहीं सकते, बहुत सारी समस्याएं। इधर ये सारी कोई समस्या नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सस्ती है, हमारी प्रकृति के अनुरूप है, हमारी घरेलू परंपराओं, घरेलू ज्ञान पर आधारित है, और हमें आत्मनिर्भर बना रही है। तो ये इस चिकित्सा पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। लेकिन साथ ही इस चिकित्सा पद्धति के कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं कि देखो, पहली बात तो क्या है, इसमें चिकित्सकीय मानकों का अभाव है। ये एक बड़ी कमी है आयुष चिकित्सा पद्धति की। अभी आप इसको समझोगे जब होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पढ़ेंगे, वहां पे क्या है, व्यक्ति के हिसाब से इलाज किया जाता है। जैसे अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में होता क्या है कि बीमारी और उसकी दवाई, आपको बुखार आया और पैरासीटामोल दी, बात खत्म हो गई। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि पहले हम आपकी शरीर की प्रवृत्ति को समझेंगे, उसमें वात की अधिकता है, पित्त की अधिकता है या कफ की अधिकता है, उसके बाद आपको दवाई दी जाएगी। ऐसा हो सकता है कि एक ही बीमारी के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दवाई दी जाएगी। ये समस्या, ये उसकी विशेषता भी है और समस्या भी है। तो इसमें क्या है, स्थापित मानक नहीं हो पाते कि एक सा सबके लिए, नहीं, व्यक्ति के हिसाब से दवाई बदल जाएगी।
दूसरा क्या है, सर्वमान्य नहीं है, पूरी दुनिया में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त नहीं है। तात्कालिक चिकित्सा में अप्रभावी, ये इसकी वाकई बड़ी कमी है कि क्या है कि आपको मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा है, तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास थोड़ी जाओगे, योग करने थोड़ी बैठोगे, फिर तो आपको अंग्रेजी चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा, वो पट्टी करेगा, वो टांके लगाएगा, तब जाके आपको राहत मिलेगी। तो ये इनकी थोड़ी सी कमी है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो इधर नहीं, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, तत्काल बाटल लगा दिया, ये अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, तो ये इनकी एक बड़ी कमी है। और फिर इस नीति के संदर्भ में है कि प्रभावी नीति नहीं है, भारत में आयुष चिकित्सा के लिए कोई सिस्टम नहीं है, अच्छी ढंग के शिक्षण संस्थान नहीं है, अस्पताल नहीं है, नियामक तंत्र का अभाव है, और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है इस क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। ये सारी क्या है, इस क्षेत्र की कमियां हैं, ठीक है ना। तो कुछ अच्छाइयां हैं लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। तो अब देखो, हम इन चिकित्सा पद्धतियों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि इन चिकित्सा पद्धतियों में कुछ आधारभूत चीजें कौन सी हैं जो हमको जानना है। हमको डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले अपन चिकित्सा पद्धति देखते हैं आयुर्वेद, ठीक है। ये आयुर्वेद भारत की अपनी और सबसे लोकप्रिय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। हर व्यक्ति इसका फायदा लेता है, इसका इलाज कर रहा है। ये हमारी लोक परंपरा में रची बसी एक चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। तो देखो, अब आयुर्वेद के यदि इतिहास को जाने तो इस आयुर्वेद के संदर्भ में ये बात कही गई है कि ये आयुर्वेद है, इसका जो जन्मदाता है वो धन्वंतरी जी है। धन्वंतरी कौन है? जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में से धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इनको भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है और यही धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं कि इन्हीं ने आयुर्वेद का जनक किया है। और इनकी जयंती मनाते हैं दिवाली के 2 दिन पहले, जो धनतेरस होती है ना, वो धनतेरस, ये वाला धन है, वो पैसे वाला धन नहीं है, ये धन स्वास्थ्य के संदर्भ में वो धनतेरस मनाया जाता है। लेकिन समय के साथ वो बदल गया है और केवल मनी हो गया है उस धन का ट्रांसलेशन, लेकिन वो ये वाला धन है कि धन्वंतरी का जन्मदिन है धनतेरस, ठीक है। दूसरी बात है कि इस आयुर्वेद के संदर्भ में एक और नाम मिलता है अश्विन देवता। धन्वंतरी के साथ एक और नाम मिलता है अश्विनी देवताओं का। ये 2 भाई हैं और बताते हैं कि ये देवताओं के चिकित्सक थे। ये नकुल सहदेव जो महाभारत वाले, वो इन्हीं के लड़के हैं। ये डॉक्टरों, देवताओं के डॉक्टर थे, तो इनने भी आयुर्वेद के विकास में भूमिका निभाई। अब देखो, यही परंपरा फिर आगे बढ़ते जाती है कि इसमें फिर एक धन्वंतरी की परंपरा में एक व्यक्ति आते हैं देवोदास, इनका उल्लेख मिलता है। देवोदास, ये देवोदास, इन्होंने काशी में दुनिया का पहला शल्य चिकित्सा विद्यालय खोला था। उस विद्यालय का प्रधान बनाया था आचार्य सुश्रुत को, ठीक है ना। तो सुश्रुत, इन्हें सुश्रुत संहिता लिखी है। ये भी एक बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं भारतीय इतिहास में। तो ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है और भी बहुत सारे लोग हैं, फिर इसमें नाम जुड़ते जाते हैं। हमको इनका आयुर्वेद का इतिहास नहीं जानना है, हमको आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांतों को समझना है, क्योंकि हमको एक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानना है। उसके इतिहास तो थोड़ा बहुत बस बता दिया कि पैदा कहाँ से हुई है, ये बात, ठीक है। ये तो उसकी उत्पत्ति है आयुर्वेद के संदर्भ में। अब इसका आयुर्वेद का अर्थ क्या है, होता क्या है आयुर्वेद? तो देखो, आयुर्वेद की जो परिभाषा दी गई है वो संस्कृत में दी गई है आयुर्वेदति। आयुर्वेद्यति, बोधयति, आयुर्वेद्यति बोधयति इति आयुर्वेदः, इति आयुर्वेदः, इति आयुर्वेदः। मतलब ऐसा ग्रंथ जो आयु का बोध कराता है, ऐसा ग्रंथ जो आयु का बोध कराता है, ऐसा ग्रंथ जो आयु को बोध कराता। आयु के बोध का मतलब क्या है? आयु को बढ़ाने वाला ग्रंथ ही आयुर्वेद है। आयु को बढ़ाने वाला, दीर्घ जीवी बनाने वाला, इसलिए इसको जीवन का विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवन को बढ़ाने वाला है। जीवन का विज्ञान, जीवन को बढ़ाने वाला ग्रंथ मतलब क्या है? ऐसा ग्रंथ जो आयु को लंबा करने के लिए, मतलब ऐसे ग्रंथ जिसकी रचना आयु को लंबा करने के लिए की गई है, उसे आयुर्वेद कह रहे हैं। और ये एक
चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन को लंबा करने वाला एक ग्रंथ या एक चिकित्सा पद्धति है जो हमारी जीवन की उम्र को बढ़ाती है। ठीक है, अब इसमें हमको आयुर्वेद के कुछ मूल सिद्धांतों को जानना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल सिद्धांत जिन पर आयुर्वेद टिका हुआ है। मूल सिद्धांत, इसमें पहला मूल सिद्धांत है पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत। देखो पंचमहाभूत को तो लगभग हर व्यक्ति जानता है कि जो पंचमहाभूत क्या होते हैं, 5 तत्व होते हैं जिनको पंचमहाभूत कहते हैं सामूहिक रूप से। तो देखो आयुर्वेद का यह मानना है कि इस दुनिया में जो भी पदार्थ है, मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सबकी उत्पत्ति पंचमहाभूतों के मिलन से हुई है। पंचमहाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। हो गए पंचमहाभूत। इन्हीं पंचमहाभूतों के संयोजन से ब्रह्मांड का एक एक कण बना है और इसी में हमारा शरीर है। तो वो ये कह रहा है पंचमहाभूत सिद्धांत कि जो मानव शरीर है इन्हीं पंचमहाभूतों के अलग अलग संयोजन से, एक निश्चित क्रम का संयोजन हुआ है, उस संयोजन से मिलने से ही हमारे मानव शरीर की उत्पत्ति हुई है। ये आयुर्वेद का पंचमहाभूत सिद्धांत है। ठीक है ना। अब देखो ये पंचमहाभूत है, इसी से हमारा शरीर बना है। अब इसी का बैलेंस बना रहे तो आप स्वस्थ रहोगे, उसका बैलेंस गड़बड़ा है तो आप अस्वस्थ हो जाओगे। तो ये पंचमहाभूत है। इसी पंचमहाभूत से आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत निकलता है जिसको कहते हैं त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष, दोष मतलब कोई समस्या नहीं है, दोष मतलब तत्व है, दोष का मतलब यहां पे इसको कह रहे हैं त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष में 3 टाइप के दोष बताए गए हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ठीक है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आयुर्वेद ये कहता है कि ये जो पंच महाभूत हैं, ये जो 5 तत्व हैं, इनके अलग अलग मात्रा में संयोजन से 3 तत्वों का निर्माण होता है। इन्हीं से हमारा शरीर बना है और ये तत्व मिलकर क्या है, शरीर में त्रिदोष का निर्माण करते हैं। 3 टाइप के पदार्थ बनते हैं, देखो एक को कहते हैं वात, पित्त और कफ, और ये पंच महाभूतों से मिले हैं। जैसे यदि हम वात की बात करें तो जो वात है इसमें वायु और आकाश होता है, वायु व आकाश। यदि हम पित्त की बात करें तो पित्त में अग्नि और जल है, अग्नि और जल, और कफ में जल और पृथ्वी समाहित होती है, मतलब ये पृथ्वी और जल से मिलकर बना है। तो ये आयुर्वेद के त्रिदोष माने जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो त्रिदोष सिद्धांत क्या कहता है कि ये जो हमारे मानव शरीर के जो 3 दोष हैं या जो 3 तत्व हैं, इनका मेन कार्य क्या है, शरीर में पचे हुए खाद्य पदार्थों को, प्रतिफल को, शरीर में जो हमारा भोजन है वो जो पचता है उसका जो पोषण मिलता है, जो कोशिकाओं या कोशिकाओं के अंगों तक जाता है, उसको ले जाने का काम ये त्रिदोष करते हैं। अब समस्या क्या है कि यदि आपके शरीर में इन त्रिदोषों के बैलेंस में कुछ गड़बड़ी है तो आप बीमार हो जाओगे। वात, पित्त और कफ, हर व्यक्ति के शरीर में ये त्रिदोष पाए जाते हैं। मतलब ये है कि जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हो, जैसे 100% है तो इसका क्या है, निश्चित अनुपात है, 33% वात का है, 33% कफ का है, 33% पित्त का है। ठीक है। अब होगा क्या, हमारे खान पीन, हमारे जीवन शैली से यह बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। हो सकता है किसी मनुष्य में वात की मात्रा 50% हो जाए, पित्त कम हो जाए और कफ कम हो जाए। अब देखो यही है आयुर्वेद का मूल सिद्धांत। आयुर्वेद का कहता है कि आपको कोई भी बीमारी हो, दवाई लेने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर यह देखेगा कि आपके शरीर में वात दोष की अधिकता है, पित्त दोष की अधिकता है या कफ दोष की अधिकता है। जो अभी बताया ना कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाई दी जाती है, इसका कारण यही है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कोई बीमारी हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर सबसे पहले ये देखेगा कि उसके वात, पित्त, कफ किसकी अधिकता है, उसके हिसाब से वो दवाई देगा। हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो और उसको देखा उसमें कि उसमें वात की अधिकता है तो उसके लिए वो दवाई देगा, और सेम टू सेम बीमारी के लिए कोई दूसरा व्यक्ति गया,
और उसमें उसने चेक किया, उसने देखा इसको कफ की अधिकता है, तो इसको वो अलग दवाई देगा, इसको अलग दवाई देगा। ये आयुर्वेद, अपन ने आयुष चिकित्सा पद्धति की कमी देखा था ना कि सार्वभौमिक मानक नहीं है, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां पहले यह देखा जाता है व्यक्ति की प्रवृत्ति, व्यक्ति के शरीर में किस दोष की अधिकता है, उसी के हिसाब से इलाज किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, यदि आप बिना अपने शरीर की प्रवृत्ति को जाने आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हो तो वो कोई काम की नहीं है। आपको पहले अपने शरीर की प्रवृत्ति, और ये कौन बताएगा? आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएगा। क्यों? और देखो, इसी के हिसाब से फिर खान पान, सब कुछ आयुर्वेद में इसी प्रवृत्ति, ये बेसिक है, इसी के बाद आगे सब कुछ होगा। ठीक है। तो देखो, पहला है पंचमहाभूत सिद्धांत, दूसरा है त्रिदोष सिद्धांत। ठीक है। फिर तीसरा इसमें सिद्धांत आता है जिसको हम कहते हैं धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत में क्या बताया गया है कि धातु को परिभाषित किया गया है जो शरीर को संबल प्रदान करें, जो शरीर को संबल प्रदान करे। जो शरीर को संबल प्रदान करे उसे धातु के रूप में परिभाषित किया गया है। और आयुर्वेद में ऐसी 7 धातु, जिन्हें सप्त धातु कहते हैं, सप्त धातु होती है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र मतलब वीर्य। ये सप्त धातु है। ये शरीर को संबल प्रदान करने का काम करते हैं, शरीर को आधार प्रदान करने का काम करते हैं, मस्तिष्क के विकास और उसकी संरचना में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी सप्त धातु। देखो, अपन को बहुत डिटेल में नहीं जानना, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक सिद्धांत समझना। पहला पंचमहाभूत सिद्धांत, दूसरा है धातु सिद्धांत, और दूसरा है त्रिदोष सिद्धांत, और तीसरा है धातु सिद्धांत। इसमें चौथा सिद्धांत आता है, उसको कहते हैं मल सिद्धांत। अब मल क्या है? मल है शरीर का अपशिष्ट पदार्थ, शरीर का अपशिष्ट पदार्थ, उसको मल कहा गया है। और यहां पर 3 प्रकार के मल की चर्चा की गई है। एक है पुरीश, पुरीश का मतलब है आपका जो मल है, दूसरा है मूत्र, और तीसरा है स्वेद, स्वेद मतलब पसीना। ये 3 टाइप के मल की चर्चा की गई। तो आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर से ये तीनों प्रकार के मलों का निष्कासन आवश्यक है। यदि इसमें से कोई एक प्रकार का मल भी आपके शरीर में रुकता है तो वो बीमारी का कारण बनेगा। तो ये तीनों प्रकार के मल को शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। ठीक है। तो ये मल सिद्धांत। फिर इसमें आता है एक अग्नि सिद्धांत। आयुर्वेद का अगला जो सिद्धांत है वो है अग्नि सिद्धांत। अग्नि सिद्धांत, अग्नि सिद्धांत क्या कहता है कि देखो, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अग्नियां होती हैं जो हमारे उपापचय क्रियाएं, चयापचय क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्शन को निर्धारित करने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न टाइप की अग्नियां होती है, जिसको जैविक अग्नि की वो संज्ञा देते हैं। शरीर में कुछ जैविक अग्नियां होती हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक एक्शन को निर्धारित करती हैं। ये शरीर में बताई गई है आयुर्वेद के अनुसार 13 प्रकार की अग्नि होती है। जैसे एक उदाहरण लिख लेना आप, जठराग्नि, जठराग्नि, जठर की आग मतलब आपके आमाशय में जो ज्वाला है, जो तेज है, जो पाचन करती है ना, आपको भूख लगती है तो ऐसा लगता पेट में आग लगी है, तो वो जठराग्नि है। तो ऐसी 13 अग्नियां हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये आपके आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांत हैं, इतने ही अपन को जानना है। पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, धातु सिद्धांत, मल और ये अग्नि, इतने सिद्धांत हमारे आयुर्वेद में मेन है जो आपको कम से कम पता होने चाहिए। अब देखो, इसके बाद आयुर्वेद में जो दूसरी चीज हमको जाननी है कि इसमें निदान के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। निदान के परीक्षण मतलब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या क्या चेक करेगा। तो निदान परीक्षण में भी सामान्य सी बात है कि इसमें पहले सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण किया जाता है, सामान्य
शारीरिक प्रशिक्षण, सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण किया जाता है, नाड़ी देखी जाती है ना। मूत्र परीक्षण, मल परीक्षण, जीभ और आंखों का परीक्षण, जीभ व आंखों, और स्पर्श व श्रवण। ये कुछ बेसिक परीक्षण है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको वो करेगा। डॉक्टर देखता है ना, नाड़ी देखता है, आंखें देखता है, ये सारी चीजें, तो ये निदान परीक्षण आयुर्वेद में किए जाते हैं। अब देखो, इसके बाद जो आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण है उसमें उपचार की विधियां या उपचार के प्रकार, कौन कौन से उपचार किए जाते हैं, उपचार के प्रकार। इसमें सबसे पहला उपचार का प्रकार है जिसको कहते हैं शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, इसको शुद्धिकरण भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स करना, आपकी बॉडी में बहुत सारा विष हो गया है, उसको डिटॉक्स करने, तो इसी को कहते हैं शोधन चिकित्सा विधि। अब देखो, ये शोधन जो चिकित्सा विधि है, ये दरअसल क्या है, हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसी को कहते हैं शोधन चिकित्सा। और इसके अंतर्गत जो विधि अपनाई जाती है उसको कहते हैं पंचकर्म। पंचकर्म, पंचकर्म भी क्या है, एक टाइप के डिटॉक्सन मेथड है, डिटॉक्सिफिकेशन है, आपके शरीर का शुद्धिकरण है। शोधन, धोना, जैसे कपड़े धोते हैं ना, इसे आपके शरीर को धो दिया जाएगा अंदर बाहर सबसे, इसी को कहते हैं पंचकर्म की थ्योरी। अब देखो, इस पंचकर्म में कौन कौन से 5 काम किए जाते हैं ये आपको याद रखना है, इसी के आधार पे ये पंचकर्म की थ्योरी बनी है। तो देखो, इस पंचकर्म में सबसे पहला है विरेचन। विरेचन, विरेचन में क्या करते हैं, कुछ पाउडर, पेस्ट या काढ़ा आपको पिलाया जाएगा, विरेचन कहलाता है ये। काढ़ा, पेस्ट, पाउडर से आपके शरीर का शुद्धिकरण करेंगे। दूसरा जो तरीका फिर अपनाया जाता है वमन। इसमें क्या है, कुछ आयुर्वेदिक तेल आपको पिलाया जाएगा और उल्टी कराई जाएगी, इसको चिकित्सकीय उल्टी कहते हैं, वमन। तीसरा इसमें होता है बस्ती। बस्ती का मतलब होता है तेल एनीमा। तेल एनीमा, तेल एनीमा मतलब समझ रहे हैं ना, आपके मल द्वार से उसकी सफाई की जाती है, एनीमा का प्रयोग किया जाता है, यहां पे भी औषधि तेलों का उपयोग किया जाता है। चौथा है रक्त मोक्ष। रक्त मोक्ष, रक्त मोक्ष क्या है, रक्त का विषाक्तीकरण, मतलब रक्त को शुद्ध करना, रक्त का विषाक्तीकरण, रक्त को शुद्ध करना। और पांचवा है नस्य प्रशासन। नस्य प्रशासन क्या है, नसिका मार्ग से काढ़ा, तेल या अन्य कोई औषधि है उसको डालना, वो कहलाता नस। ये 5 चीजें पंचकर्म के अंतर्गत की जाती हैं और इससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब शरीर में जो भी हानिकारक या विषैले पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और मनुष्य को एकदम से जो है रिफ्रेश कर दिया जाता है। ये होती है पंचकर्म, ये शोधन चिकित्सा के अंतर्गत आती है। ये एक प्रकार है आयुर्वेद में चिकित्सा करने का। दूसरा जो उपचार की मेथड है उसको कहते हैं समन चिकित्सा। समन चिकित्सा, ये उपचार की दूसरी मेथड है। समन चिकित्सा क्या है, समन चिकित्सा में कुछ नहीं, जो हमारे शरीर में देह द्रव में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, देह द्रव में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, उस असंतुलन को फिर से संतुलित करने के लिए यह तरीका अपनाया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत आपको व्यायाम, धूप, ताजी हवा, पाचकों का उपयोग, मतलब कुछ ऐसी दवाई खाओ जिससे शरीर में अच्छा पाचन हो, भूख
वर्धकों का उपयोग मतलब भूख बढ़ाने वाली कोई दवाई या कुछ औषधि ऐसी, इसका प्रयोग किया जाता है। यह चिकित्सा की दूसरी विधि है जिसको क्या कहते हैं, शमन चिकित्सा। फिर इसमें तीसरा तरीका है चिकित्सा का जिसको कहते हैं हम पथ्य व्यवस्था। पथ्य व्यवस्था, पथ्य व्यवस्था। पथ्य व्यवस्था क्या है? पथ्य व्यवस्था मूल रूप से आहार क्रियाकलापों का सुझाव है। आहार क्रियाकलापों, आहार क्रियाकलापों का सुझाव है, मतलब कि आपके पाचन के अनुकूलन हो, भोजन आत्मसात करने पर बल दिया जाए, ये सारी चीजें की जाती हैं आपके पथ्य व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है। फिर एक और मेथड होती है इसमें चिकित्सा की जिसको कहते हैं सात वाज्य। ये है आपकी सात वाज्य चिकित्सा पद्धति। सात वाज्य चिकित्सा पद्धति। सात वाज्य चिकित्सा पद्धति क्या है? इसमें रोगी में इच्छा और साहस, इच्छा व साहस लाने के लिए, इच्छा व साहस लाने के लिए रोगी के दिमाग, रोगी के दिमाग पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है। इच्छा व साहस लाने के लिए रोगी के दिमाग पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है सात वाज्य पद्धति में। फिर एक और होती है रसायन थेरेपी, रसायन चिकित्सा पद्धति। ये क्या करती है? ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली और ताकत, इसके लिए रसायन चिकित्सा पद्धति का पालन किया जाता है। ठीक है ना। तो देखो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत देख लिए, आयुर्वेद में कौन कौन सी चिकित्सा या उपचार के कौन कौन से तरीके हैं उनको भी देख लिया। हैं तो बहुत सारे, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से अपन को बहुत सीमित रूप में थोड़ा थोड़ा ही समझना है। ठीक है। तो ये इसके तरीके हो गए। अब देखो सिद्धांत, उपचार के प्रकार। अब इसमें एक और चीज बचती है जिसको कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद, आयुर्वेद के 8 अनुशासन। अलग से पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आयुर्वेद के 8 अनुशासन कौन कौन से हैं। उनको सामूहिक रूप से अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। 8 देखना। सबसे पहला है काया चिकित्सा, काया चिकित्सा। दूसरा है भूत विद्या, भूत विद्या। भूत विद्या कुछ नहीं, ये मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार है, मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार, मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार। तीसरा है रसायन, रसायन ये क्या है? जरा चिकित्सा, जरा चिकित्सा मतलब बुढ़ापे से संबंधित जरा चिकित्सा। फिर है कौमार भृत्य, इसको कहते हैं बाल चिकित्सा, बच्चों की बाल चिकित्सा। पांचवी जो तरीका है वो है वापीकरण, कामोत्तेजक, कामोत्तेजक। छठवा है शल्य, शल्य तो आप जानते ही हो, ऑपरेशन करना, छठवा। सातवां है शालक्य, शालक्य मतलब नेत्र चिकित्सा से संबंधित है। और आठवां है अगाड़ तंत्र, अगाड़ा तंत्र। ये आपके विश्व विज्ञान से संबंधित है, विश्व विज्ञान, ये नेत्र विज्ञान, ये विश्व विज्ञान से। ठीक है ना। तो ये अष्टांग आयुर्वेद, इसको सामूहिक रूप से कहते हैं, मतलब आयुर्वेद के 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत, इनको अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना।
अब देखो, ये हमने बस इतना ही हमारे काम का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इतना ही जानना है हमको कि आयुर्वेद के मेन सिद्धांत कौन से हैं, उसकी कौन सी चिकित्सा पद्धति है, और ये अलग से अष्टांग आयुर्वेद के सिद्धांत को भी हमने समझ लिया। केवल नाम याद रखना, वही अपने काम का है। अब देखो, जो आयुष चिकित्सा पद्धति के लाभ थे लगभग वही वैसे ही लाभ हम क्या है आयुर्वेद के बता सकते हैं। आयुर्वेद के आपसे पूछ ले कि आयुर्वेद का महत्व क्या है, आयुर्वेद के लाभ को बताओ, तो भी देखो बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहला इसका अपन लाभ बता सकते हैं कि ये एक सर्वांगीण पद्धति है। सर्वांगीण पद्धति, सर्वांगीण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानसिक शारीरिक सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करता है और व्यक्ति को शुद्ध स्वस्थ रहने की बात करता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये स्वस्थ व्यक्तियों की भी विभिन्न श्रेणियां बताता है। स्वस्थ व्यक्तियों को भी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करता है। स्वस्थ व्यक्तियों को भी विभिन्न श्रेणियों में, मतलब केवल बीमार और स्वस्थ नहीं, स्वस्थ की भी कैटेगरी बता देता है और उसके हिसाब से वो इलाज करता है। तीसरी इसकी विशेषता है क्या है, ये भोजन और जीवन शैली के माध्यम से, भोजन व जीवन शैली के माध्यम से रोगों को दूर रखता है। मतलब बीमार होने के बाद इलाज नहीं, ऐसा कहेगा कि ऐसा भोजन करो, ऐसी जीवन शैली अपनाओ कि बीमारी ना पड़ो। कब क्या खाना है, किस मौसम में क्या खाना है, क्या ठंडा खाना है, क्या गर्म खाना है, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन, सब चीज आयुर्वेद में बताएगा। मतलब भोजन के संबंध में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है इस आयुर्वेद में। चौथा ये क्या है, वही सारी बात है कि इसके ये सस्ती चिकित्सा पद्धति है, हमारी घरेलू चिकित्सा पद्धति है, कोई बाहर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे इससे। ये इसकी मुख्य जिसको कहना चाहिए कि विशेषताएं हैं या इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। और यदि इसकी हम कमी की बात करें, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की कमी की बात करें, तो कमी में भी देखो वही पॉइंट है जो अभी हमने जिनकी चर्चा करी थी कि क्या है कि आपातकालीन चिकित्सा में ये उतनी प्रभावकारी नहीं है। आपातकालीन चिकित्सा के लिए ये प्रभावकारी नहीं है। इमरजेंसी स्थिति में आपको एलोपैथी के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या है, वही पॉइंट लिख देंगे कि ये व्यक्ति या इसमें सार्वभौमिक मानक नहीं है। सार्वभौमिक मानक नहीं है, इसमें सार्वभौमिक मानकों का अभाव है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसमें वही है एक रूपता का अभाव है, इसमें सर्वमान्य इसको व्यापक रूप से स्वीकृति नहीं मिली है, शिक्षण संस्थाओं का अभाव है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अभाव है, कुशल मानव संसाधन की कमी है। ये सब आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की कमियां, वही जो आयुष की कमियां है वही इन्हीं की कमियां, अलग से कुछ उसमें है नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा कंप्लीट आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो गई। अब इसमें बस एक चीज और बचती है कि सरकार ने कौन सी नीति चला रही है या सरकार ने कौन कौन से संस्थान स्थापित किए हैं जो आयुर्वेद पर जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। वो आप दूसरे लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही काफी।